नमस्कार। द डीप डाइव में आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और पेचीदा सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या छिपकर मतलब सीक्रेटली बनाया गया वीडियो भारतीय अदालतों में सबूत माना जा सकता है? आजकल तो देखिए हर किसी के पास रिकॉर्डिंग डिवाइस है, फोन है, तो ये सवाल और भी अहम हो गया है ना? बिल्कुल, बहुत रेलेवेंट सवाल है आज के टाइम में। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें भारतीय कानून की गहराइयों में ले जाते हैं। जैसे अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, फिर संविधान, आईटी एक्ट 2000, आईपीसी और हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसले भी हैं। जी। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि कोर्ट्स किन कसौटियों पर, किन पैरामीटर्स पर ये तय करती हैं कि कोई सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत बनेगी या नहीं। ये जानना जरूरी भी है क्योंकि एक तरफ तो ये टेक्नोलॉजी सच को सामने लाने में मदद कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये किसी की प्राइवेसी, उसकी निजता में दखल भी तो है। और यही वो बारीक लाइन है। सच की खोज और मौलिक अधिकार, खासकर प्राइवेसी, इनके बीच का संतुलन कोर्ट को हर केस में इसे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है इसका। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं परत दर परत। सबसे पहला सवाल और शायद सबसे बड़ा भी, निजता का अधिकार, प्राइवेसी। अगर कोई वीडियो किसी की प्राइवेसी भंग करके बनाया गया हो तो क्या कोर्ट उसे सीधे खारिज कर देगी? क्या ये इतना सिंपल है? सिंपल तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक जरूर है। देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जी। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार वाले केस में 2017 का मामला था वो। हाँ, वो लैंडमार्क केस। बिल्कुल, उसमें साफ कर दिया कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी इसी अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, एक फंडामेंटल राइट है। अच्छा। तो अगर कोई वीडियो किसी की मर्जी के बिना उसकी निजी जगह में, जैसे उसका घर हो गया, बेडरूम या कोई भी ऐसी जगह जहां वो प्राइवेसी एक्सपेक्ट करता है, तो ये सीधा सीधा उसकी निजता की मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो मतलब घर के अंदर की सीक्रेट रिकॉर्डिंग, उसके स्वीकार होने के चांस कम है? सामान्य हालात में हाँ, बहुत कम। कोर्ट ऐसी रिकॉर्डिंग को अक्सर स्वीकार नहीं करती। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। अच्छा, वो क्या? कोर्ट ये भी देखती है कि क्या उस रिकॉर्डिंग का कोई बड़ा सार्वजनिक महत्व है, पब्लिक इंपॉर्टेंस। मतलब क्या वो जानकारी इतनी जरूरी है पब्लिक के लिए कि वो उस व्यक्ति के निजता के अधिकार पर भारी पड़ जाए? जैसे कि कोई उदाहरण? मान लीजिए रिकॉर्डिंग किसी बहुत बड़े करप्शन का खुलासा कर रही है, या कोई गंभीर अपराध जैसे टेररिज्म से जुड़ी कोई प्लानिंग। ओह, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कोर्ट उसे स्वीकार कर ले, भले ही वो प्राइवेसी का उल्लंघन करके ली गई हो। पर अगर वो सिर्फ किसी की निजी बातें हैं, घर की बातें हैं, जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं, तो फिर निजता का अधिकार ही ऊपर रहेगा। समझ गई। और एक और केस है, पुराना है पर इंपॉर्टेंट है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, PUCL बनाम भारत सरकार, 1997 का। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये फोन टैपिंग वाला था ना? हाँ, मेनली फोन टैपिंग पर था, लेकिन उसमें कोर्ट ने जो सिद्धांत दिया है वो यहाँ भी लागू होता है कि सरकार भी अगर गुप्त निगरानी करती है तो वो भी प्राइवेसी का उल्लंघन है, जब तक कि उसके लिए कानून में प्रॉपर प्रोसीजर न हो, फेयर, जस्ट और रीजनेबल प्रोसीजर। तो मतलब बिना कानूनी आधार के सीक्रेट रिकॉर्डिंग चाहे सरकार करे या कोई आम आदमी, वो प्राइवेसी का हनन है। बिल्कुल, ये एक मजबूत ग्राउंड है उसे चैलेंज करने का। ठीक है, तो प्राइवेसी एक बड़ा फैक्टर हो गया। मान लीजिए वीडियो पब्लिक प्लेस का है या प्राइवेसी वाला एंगल उतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या कोर्ट बस वीडियो देखकर मान लेगी? क्या सिर्फ वीडियो का होना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला बहुत बड़ा पड़ाव है सबूत की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। कोर्ट को ये तसल्ली करनी होती है कि जो वीडियो सामने रखा गया है वो असली है, ओरिजिनल है, उसके साथ कोई छेड़छाड़, कोई एडिटिंग, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। आजकल तो डीप फेक और क्या क्या आ गया है, पता ही नहीं चलता असली क्या है नकली क्या है। एग्जैक्टली। इसीलिए कानून में इसका प्रावधान है, इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसकी धारा 65B। 65B। हाँ, ये सुना है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए। जी। ये खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए है, जिसमें वीडियो भी आते हैं। ये धारा कहती है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मान लीजिए वीडियो, उसकी कॉपी पेश कर रहे हैं, जैसे पेन ड्राइव में या CD में, ओरिजिनल डिवाइस जैसे कैमरा या फोन के बजाय, तो आपको साथ में एक सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट? कैसा सर्टिफिकेट? ये एक तरह का एफिडेविट होता है। इसमें कुछ तकनीकी बातें बतानी होती हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग किस कंप्यूटर या डिवाइस से बनी, वो डिवाइस उस टाइम ठीक चल रहा था, रिकॉर्डिंग नॉर्मल कोर्स में हुई, और सबसे जरूरी कि जो रिकॉर्ड हुआ है, जो वीडियो है, वो वैसा का वैसा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, उसकी इंटीग्रिटी बनी हुई है।
इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, कि उसमें कोई काट छाट नहीं। बिल्कुल, जैसा ओरिजिनली रिकॉर्ड हुआ वैसा ही है। ये 65B सर्टिफिकेट वाला पॉइंट तो काफी टेक्निकल लग रहा है। क्या ये सच में इतना इंपॉर्टेंट है? कोर्ट्स इसे लेकर स्ट्रिक्ट हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोर्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर पीवी बनाम पीके बशीर केस में 2014 का मामला। हाँ, ये भी बहुत फेमस केस है। बिल्कुल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत को अगर आप सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे ला रहे हैं तो धारा 65B का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अनिवार्य मतलब उसके बिना काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, उसके बिना कोर्ट उस इलेक्ट्रॉनिक सबूत को देखेगी ही नहीं, चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों ना लगे। तो सोचिए, किसी के पास बहुत सनसनीखेज वीडियो है लेकिन 65B सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो बेकार? हाँ, कोर्ट उसे सबूत नहीं मानेगी। या फिर वीडियो की ऑथेंटिसिटी पर ही शक है। मान लीजिए वीडियो में कट्स दिख रहे हैं, आवाज बदली हुई लग रही है, या पता ही नहीं चल रहा ये रिकॉर्ड कहाँ से आया, सोर्स क्या है, तो भी कोर्ट इसे रिजेक्ट कर सकती है। बाप रे, ये तो मतलब सिर्फ रिकॉर्ड कर लेना ही काफी नहीं है, उसे सही तरह से प्रिजर्व करना और ये कानूनी प्रक्रिया पूरी करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, ये तकनीकी पहलू बहुत अहम है। अच्छा, मान लिया वीडियो निजी जगह पर नहीं बना, ऑथेंटिक भी है, 65B सर्टिफिकेट भी दे दिया, अब तो वो पक्का सबूत बन गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, अभी भी कुछ और चीजें हैं जो कोर्ट देखती है। एक बड़ा सवाल है, ये सबूत कैसे हासिल किया गया, तरीका क्या था? तरीका मतलब क्या उसे पाने का तरीका कानूनी था, नैतिक था? सोचिए, अगर वीडियो किसी ने गैर कानूनी तरीके से हासिल किया हो, जैसे किसी के घर में छुपके से कैमरा लगा दिया बिना इजाजत के, या कोई जासूसी वाला डिवाइस इस्तेमाल किया जो बैन है, तो ये भी गलत है। ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग लीगल पॉइंट है। एक पुराना केस है RM मलखानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 का। मलखानी केस, हाँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई सबूत केस से जुड़ा हुआ है, मतलब रेलेवेंट है, तो उसे सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि उसे अवैध तरीके से हासिल किया गया था। क्या मतलब इलीगली मिला सबूत भी कोर्ट में चल सकता है? हाँ, मलखानी केस तो यही कहता है, अगर वो रेलेवेंट है तो तरीका उतना मैटर नहीं करता। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, ये तो थोड़ा अजीब है। मतलब चोरी का माल भी सबूत बन सकता है। मलखानी की इंटरप्रिटेशन यही थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बाद में और केसेस आए, जैसे स्टेट ऑफ पंजाब बनाम बलदेव सिंह 1999 का। बलदेव सिंह ये ड्रग्स वाले केस से जुड़ा था शायद, NDPS एक्ट। हाँ, ये NDPS एक्ट में तलाशी के प्रोसीजर से जुड़ा था। इसमें कोर्ट ने कहा कि अगर सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में कानून ने जो सुरक्षा उपाय दिए हैं, जो सेफगार्ड्स हैं, उनका उल्लंघन होता है, खासकर अगर वो उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, जैसे आर्टिकल 21 प्राइवेसी या आर्टिकल 23 खुद के खिलाफ गवाही ना देना, तो कोर्ट ऐसे सबूत को खारिज कर सकती है। अच्छा, तो मतलब मलखानी वाली बात को थोड़ा बैलेंस किया गया। बिल्कुल। तो अगर हम मलखानी और बलदेव सिंह को मिलाकर देखें तो तस्वीर ये बनती है, अवैध तरीके से मिला सबूत तकनीकी रूप से स्वीकार्य हो सकता है अगर वो रेलेवेंट है, मलखानी, लेकिन अगर उसे पाने का तरीका बहुत ही ज्यादा गैर कानूनी है, अनैतिक है या मौलिक अधिकारों का सीरियस उल्लंघन करता है, तो कोर्ट अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उसे खारिज भी कर सकती है। बलदेव सिंह। ओह, तो ये फिर से वही बैलेंसिंग एक्ट वाली बात आ गई। एग्जैक्टली। ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि उल्लंघन कितना गंभीर था। ये तो वाकई बहुत बारीक लाइन है। तरीका भी मायने रखता है, कम से कम कुछ हद तक। अच्छा, और एक बात, रिकॉर्डिंग के पीछे का इरादा, मोटिव। मान लीजिए किसी ने वीडियो बनाया ही इसलिए कि वो किसी को ब्लैकमेल कर सके या बदनाम कर सके, इसका कोई असर पड़ता है? हाँ, इरादा या उद्देश्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट सार्वजनिक नीति और नैतिकता यानी पब्लिक पॉलिसी एंड मोरालिटी के सिद्धांत को भी ध्यान में रखती है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये रिकॉर्डिंग गलत नीयत से, दुर्भावना से की गई है, जैसे ब्लैकमेल करना, पैसे ऐंठना, किसी की इज्जत खराब करना या कोई पर्सनल दुश्मनी निकालना, तो कोर्ट ऐसे सबूत को स्वीकार करने में हिचकिचा सकती है, भले ही वो टेक्निकली ऑथेंटिक हो। अच्छा। कोर्ट ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये रिकॉर्डिंग की क्यों गई। क्या मकसद किसी बड़े पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करना था, जैसे कोई करप्शन या क्राइम सामने लाना, हाँ। या फिर मकसद सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाना था। एक और केस है राजगोपाल बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994 का, ऑटो शंकर वाला मामला। हाँ, उसकी बायोग्राफी वाला। जी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पब्लिक इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाने पर जोर दिया था। तो अगर इरादा सही नहीं है, गलत है,
तो सबूत की स्वीकार्यता पर सवाल उठना लाजमी है। ठीक है, तो हमने प्राइवेसी देख ली, ऑथेंटिसिटी 65 सर्टिफिकेट के साथ समझ ली, हासिल करने का तरीका और इरादा भी देख लिया। क्या कोई और खास कानून है जो सीधे सीधे ऐसी रिकॉर्डिंग्स को गैर कानूनी बना देते हो? हाँ, कुछ स्पेसिफिक कानून हैं जिनका अगर उल्लंघन हुआ है तो वो वीडियो सीधे तौर पर गैर कानूनी और अस्वीकार्य हो सकता है, बल्कि रिकॉर्ड करने वाला खुद मुश्किल में पड़ सकता है। अच्छा, जैसे पहला है आईटी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, उसकी धारा 66E। IT एक्ट 66E। ये क्या कहती है? ये धारा कहती है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मर्जी के बिना जानबूझकर उसकी प्राइवेसी भंग करते हुए उसके प्राइवेट एरियाज की तस्वीर लेता है या उसे पब्लिश करता है या भेजता है तो ये अपराध है। प्राइवेट एरियाज मतलब गुप्तांग? जी, तो अगर कोई सीक्रेट वीडियो इस कैटेगरी में आता है तो वो साफ तौर पर गैर कानूनी है और सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। ओके, ये तो बहुत स्पेसिफिक है। और दूसरा है IPC यानी भारतीय दंड संहिता, उसकी धारा 354C। इसे आम भाषा में वॉयरिज्म या ताक झाक का अपराध कहते हैं। वॉयरिज्म, हाँ ये सुना है। इसके तहत अगर कोई पुरुष किसी महिला को ऐसी निजी क्रिया प्राइवेट एक्ट में देखता है या उसकी तस्वीर खींचता है जहां उसे आमतौर पर एकांत की उम्मीद होती है, जैसे बाथरूम, चेंजिंग रूम। हाँ, या अपने घर में भी कोई निजी काम करते हुए जहां उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा और ये बिना उसकी सहमति के किया जाता है, तो ये एक दंडनीय अपराध है। तो अगर गुप्त वीडियो इस तरह की ताक झांक से बना है तो वो न सिर्फ एक गंभीर अपराध है बल्कि ऐसा वीडियो सबूत के तौर पर भी पूरी तरह अस्वीकार्य होगा। ये भी बहुत क्लियर है। अच्छा, एक बात रह गई थी, रेलेवेंस, प्रासंगिकता। क्या वीडियो का केस से सीधा ताल्लुक होना भी जरूरी है? अरे बिल्कुल, ये तो एविडेंस लॉ का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है जी। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 5 से लेके 55 तक इसी बारे में है कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट माने जाएंगे। कोई भी सबूत, चाहे वीडियो हो, डॉक्यूमेंट हो या गवाही हो, वो कोर्ट में तभी माना जाएगा जब वो मामले के फैक्ट्स इन इशू, विवादित तथ्य या रेलेवेंट फैक्ट्स, सुसंगत तथ्य से जुड़ा हो। अगर वीडियो अस्पष्ट है, अधूरा है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा या वो केस के मेन सवाल का जवाब देने में कोई मदद ही नहीं कर रहा, तो कोर्ट उसे इररेलेवेंट मानकर स्वीकार नहीं करेगी, भले वो ऑथेंटिक हो और कानूनी तरीके से मिला हो। उसका केस से जुड़ा होना तो पहली जरूरत है। समझ गए। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये तय करना कि सीक्रेट वीडियो सबूत है या नहीं, ये कोर्ट्स के लिए बहुत ही महीन काम है, बहुत नाजुक बैलेंस बनाने जैसा। कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, कोई ब्लैक एंड व्हाइट रूल नहीं है यहाँ। ये पूरी तरह केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। कोर्ट को कई चीजों के बीच में, जैसे एक कुशल नर्तक बैलेंस बनाता है, वैसे बैलेंस बनाना पड़ता है। किन किन चीजों के बीच, एक बार समराइज करें। हाँ, देखिए, कोर्ट को विचार करना होता है। पहला, निजता का उल्लंघन कितना सीरियस है, क्या वहां प्राइवेसी एक्सपेक्टेड थी, जैसे पुट्टास्वामी केस। ठीक। दूसरा, सार्वजनिक हित, क्या वीडियो किसी बड़े अपराध या गलत काम को उजागर कर रहा है जो निजी हित से ज्यादा जरूरी है, जैसे राजगोपाल केस। तीसरा, प्रामाणिकता, क्या वीडियो असली है, टेम्परिंग तो नहीं हुई, 55B सर्टिफिकेट है, अनवर PV केस। ओके। चौथा, हासिल करने का तरीका, क्या इसे पाने में कानून तोड़ा गया, उल्लंघन कितना गंभीर था, मलखानी और बलदेव सिंह केस। हाँ। पांचवा, सहमति, क्या सब्जेक्ट की सहमति थी या उसे पता था। छठा, प्रासंगिकता, क्या वीडियो केस के मुद्दे से सीधे जुड़ा है, एविडेंस एक्ट। राइट। सातवां, इरादा, रिकॉर्डिंग क्यों की गई, नीयत क्या थी, अच्छी या बुरी। और आठवां, स्पेसिफिक कानूनों का उल्लंघन, कहीं IT एक्ट 66E या IPC 354C जैसा कोई अपराध तो नहीं हुआ। बाप रे, इतने सारे फैक्टर्स। जी हाँ, कोर्ट इन सभी को तौलती है और फिर फैसला करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि कभी-कभी स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो कोर्ट मान लेती है अगर उसमें बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट हो और प्रोसीजर मोटा-मोटी ठीक हो। हाँ। जबकि कभी-कभी पर्सनल झगड़ों में बनाए गए सीक्रेट वीडियो आसानी से खारिज हो जाते हैं। हर केस अलग है। वाकई ये तो सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक बटन दबाकर रिकॉर्डिंग करने से कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ऑथेंटिसिटी, उसे पाने का तरीका, नियत, प्राइवेसी का सम्मान, ये सब मिलकर तय करते हैं कि वो छोटा सा वीडियो क्लिप कोर्ट में टिकेगा या नहीं। हाँ, और ये टेंशन हमेशा रहेगी। एक तरफ सच को सामने लाने की जरूरत, जो न्याय के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा, खासकर प्राइवेसी, जो एक सभ्य समाज की पहचान है।
और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये बैलेंस बनाना और भी मुश्किल और भी चुनौतीपूर्ण होता जाएगा। और यहीं पे हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। आज जिस आसानी से हम सबके पास रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन, छोटे कैमरे, इसे देखते हुए भविष्य में ये कानूनी सिद्धांत कैसे बदल सकते हैं या उन्हें क्या नई चुनौतियां मिल सकती हैं? क्या हमारे आज के कानून आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार हैं? ज़रा सोचिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डीप फेक जैसी तकनीकें और आम हो जाएंगी, तब किसी वीडियो की प्रामाणिकता साबित करना कितना मुश्किल होगा। बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या तब हमें सबूतों को परखने के बिल्कुल नए तरीकों की जरूरत पड़ेगी? ये सवाल आने वाले समय में कानून और समाज दोनों के लिए बहुत अहम होने वाले हैं।